हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सीए जसमीत सिंह अरोड़ा और बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सीए जसमीत सिंह पे। उम्मीद करता हूं बच्चा लोग आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईटीसी चैप्टर का सुपर फास्ट रिवीजन और इस सेशन में अपन कवर करेंगे आज सेक्शन नंबर 16 और सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। लेफ्ट ओवर टॉपिक्स नेक्स्ट सुपर फास्ट रिवीजन में कवर किए जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा अगर आपको हमारे ये सुपर फास्ट रिवीजन अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ये मोटिवेशन देते हैं हमें आपके लिए और अच्छा अच्छा काम करने के लिए। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप लोग के लिए। अनअकैडमी सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने नवंबर 2020 ऑप्ट आउट कर लिया था, उनके लिए फ्री कैप्सूल बैच लेकर आई है जैन 21 के लिए। इस बैच के अंदर हमारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइव क्लासेस ले रहे हैं और क्योंकि ये फ्री है तो आप इसे ज्वाइन जरूर करें। अगर आप सीए फाउंडेशन में हैं तो ज्वाइन करें, या फिर आपके फ्रेंड्स, जूनियर भाई बहन कोई भी जो सीए फाउंडेशन कर रहा है उसके साथ ये न्यूज़ शेयर करिए कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फ्री बैचेस चल रहे हैं जैन 21 एग्जाम्स के लिए। इस फ्री अपॉर्चुनिटी का जरूर एडवांटेज लें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और मेरा रेफरल कोड सीए जसमीत 16 आप यूज कर सकते हैं किसी भी प्लस कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए। ऐसा करने पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो एक बारी अपने जूनियर्स, अपने फ्रेंड्स या फिर अगर आप खुद सीए फाउंडेशन में हैं तो इसे जरूर एक्सप्लोर करिएगा। बहुत ही एडवांटेजियस है ये आपके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आईटीसी रिवाइज करना। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 16 की। सेक्शन नंबर 16 कहता है कि क्रेडिट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को जब वो गुड्स और सर्विसेज को यूज करेगा या फिर उसकी इंटेंशन होगी उन गुड्स और सर्विसेज को यूज करने की इन द कोर्स और द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो अनरजिस्टर्ड है सेक्शन 16 उसको आईटीसी नहीं देगा। रजिस्टर्ड है लेकिन वो गुड्स और सर्विसेज का इस्तेमाल फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं करता है तो उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा सेक्शन 16 हमारे ऊपर और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है जिनके फुलफिल होने पे ही आपको क्रेडिट मिलेगा। सबसे पहला वो आपसे कहता है कि सर आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए कि आपने गुड्स और सर्विसेज परचेज करे हैं, मतलब आपके पास एक टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। दूसरा, जिन गुड्स और सर्विसेज का आप क्रेडिट मांग रहे हो वो गुड्स और सर्विसेज आपको रिसीव हो चुकी होनी चाहिए। अब इस बात का एक एक्सेप्शन है, जब आपके कहने पे आपके सप्लायर ने किसी थर्ड पर्सन को गुड्स डिलीवर करे हैं, मतलब बिल टू शिप मॉडल है जहां पे गुड्स आपको रिसीव नहीं हुए हैं, थर्ड पर्सन को रिसीव हुए हैं, वहां पर यह डीम किया जाएगा कि गुड्स आपको रिसीव हुए हैं और आपको एंटाइटल किया जाएगा क्रेडिट के लिए। आपके सप्लायर ने टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को दे दिया हो, या तो कैश में या तो क्रेडिट यूटिलाइज करके, मतलब अपना आईटीसी यूटिलाइज करके। चौथा कंडीशन, जो बंदा क्रेडिट मांग रहा है उसने अपनी रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फाइल कर दी हो। अंडर सेक्शन 39 कौन सी रिटर्न फाइल होती है सर? अंडर सेक्शन 39 हमें जो रिटर्न फाइल करनी है वो फाइल करनी है जीएसटीआर 3B। तो अगर आपने अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर दी है तो आप क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये चार कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी है रजिस्टर्ड पर्सन होने के अलावा और गुड्स को फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज करने के अलावा। इसके बाद अगर मान लीजिए आपके सप्लायर ने आपकी इनवॉइस, जो माल उसने आपको बेचा है, उसने अपने जीएसटीआर 1 में अपलोड नहीं करी है तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन आई है। रूल नंबर 36(4) कहता है कि जिस इनवॉइस का क्रेडिट आप मांग रहे हो, अगर आपके उस इनवॉइस को सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में अपलोड नहीं किया है तो आपको मैक्सिमम क्रेडिट जो मिलेगा उस इनवॉइस का जो अपलोड नहीं हुई है वो होगा 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी। तो जो आपका एलिजिबल आईटीसी निकल रहा है उसके 10% से ज्यादा का आईटीसी आपको नहीं मिल पाएगा उस इनवॉइस का जो इनवॉइस आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में अपलोड नहीं किया है। ये अमेंडमेंट है, एग्जाम में आएगा, अच्छे से पढ़ के जाना। अच्छा, इसके बाद कहता है कि अगर आपको गुड्स इंस्टॉलमेंट में, लॉट्स में रिसीव होती हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे सर? अगर आपको गुड्स लॉट में रिसीव हो रही है, फॉर एग्जांपल पहली लॉट आपको अप्रैल में मिली, दूसरी लॉट मई में मिली, तीसरी लॉट जून में मिली और चौथी लॉट जुलाई में मिली, और इन चारों लॉट का एक ही इनवॉइस है, तो उस केस में आप क्रेडिट रिसीव कर पाएंगे जब आपको लास्ट लॉट मिली यानी कि जुलाई में, तो आपको आईटीसी मिलेगा अपॉन द रिसीट ऑफ द लास्ट लॉट। अब अगर आपने कैपिटल गुड खरीदा और उस कैपिटल गुड पे आपने जीएसटी पे किया, लेकिन आपने उस जीएसटी के पैसे को कैपिटलाइज करके उस पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, तो अगर आप टैक्स के पैसे पे डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। इफ डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड ऑन द टैक्स कंपोनेंट, आईटीसी उस केस में आपको अवेलेबल नहीं होगा।
अब सर बात करते हैं क्या टाइम लिमिट है क्रेडिट अवेल करने का। तो अगर आप 1920 का क्रेडिट ले रहे हैं तो 1920 का क्रेडिट आप कब तक ले सकते हैं, 1920 का क्रेडिट आप बुक कर सकते हैं अगला फाइनेंशियल ईयर 2021 के सितंबर की रिटर्न, या फिर 1920 की जो एनुअल रिटर्न है विच एवर इज अर्लियर, अगले फाइनेंशियल ईयर की सितंबर की रिटर्न या फिर रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फाइनेंशियल ईयर 1920 की बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर 1920 का आप क्रेडिट कब तक ले सकते हैं, 1920 का क्रेडिट लिया जा सकता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2021 के सितंबर की रिटर्न कब तक जाएगी सर, सितंबर की रिटर्न जाएगी 20 अक्टूबर 20 तक, या फिर रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 19-20 की एनुअल की रिटर्न, और एनुअल की रिटर्न कब तक जाएगी 31 दिसंबर 20। इन दोनों डेट्स में जो भी अर्लियर है उस डेट तक आप आईटीसी क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। अगर वहां तक आपने आईटीसी बुक नहीं किया तो आपका आईटीसी क्या हो जाएगा, लैप्स। इसके बाद सेक्शन नंबर 16 कहता है कि सर हम आपको क्रेडिट जो है वो प्रोविजनल बेसिस पे अलाउ कर चुके हैं, लेकिन अगर आपने सप्लायर को पेमेंट 180 डेज के अंदर नहीं किया, आपने सप्लायर को पेमेंट 180 डेज के अंदर नहीं किया तो जितना क्रेडिट आप बुक कर चुके हो उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। अगर आपने पार्शियल पेमेंट करी है तो पार्शियल क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट, और फ्यूचर में जब आप उसको पेमेंट कर दोगे अपने सप्लायर को तो आप वापस से क्रेडिट क्या कर पाओगे, री अवेल कर पाओगे। और इस रीअवेलमेंट पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, मतलब ये जो रिस्ट्रिक्शन आपको बताया गया है ये वाला रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है जब आप क्रेडिट रीअवेल करते हो तो। अच्छा, अब इस बात का एक्सेप्शन क्या है, कहां पर 180 डेज के अंदर सप्लायर को पेमेंट करना जरूरी नहीं है। जब आपकी सप्लाई रिवर्स चार्ज में कवर होती है तो उस केस में ये रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होती कि 180 दिन के अंदर पेमेंट करो, अदरवाइज आपका आईटीसी रिवर्स हो जाएगा। जब डीम्ड सप्लाई होती है विदाउट कंसिडरेशन की, शेड्यूल नंबर 1 में बिना कंसिडरेशन की सप्लायर्स के ऊपर टैक्स देते हो, वहां पर ये 180 डेज वाला रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। कहां पर एप्लीकेबल नहीं होता है, जहां पर एडिशन करा जाता है वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऑन अकाउंट ऑफ सप्लायर्स लायबिलिटी बीइंग इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। तो अगर सप्लायर की लायबिलिटी रिसिपिएंट ने इनकर करी है तो वहां पर ये रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होती है। तो दिस वाज सेक्शन नंबर 16 फॉर यू, कंप्लीट सेक्शन 16 फॉर यू। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 17(5) की। आइए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। 17 सबसेक्शन 5 बात करता है ब्लॉक्ड क्रेडिट की। कुछ ट्रांजैक्शंस को सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ने लिस्ट डाउन कर दिया और बोल दिया है कि भाई साहब अगर ये गुड्स और सर्विसेज तुमने प्रोक्योर करे हैं तो इसका क्रेडिट तुमको किसी भी हाल में नहीं मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट तुमने सेक्शन 16 की सभी कंडीशंस को पूरा कर रखा है। तुम रजिस्टर्ड हो, तुमने गुड्स को फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में इस्तेमाल किया है, तुम्हारे पास टैक्स इनवॉइस है, गुड्स और सर्विस तुमको मिल चुकी हैं, तुमने अपनी रिटर्न भी फाइल कर दी है वगैरह वगैरह। सेक्शन 16 कुछ भी बोले, 17(5) में लिखे हुए गुड्स और सर्विसेज का क्रेडिट आपको कभी भी नहीं मिलता है। सबसे पहले आता है मोटर व्हीकल। अगर आपके मोटर व्हीकल की सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर से ज्यादा है, मोटर व्हीकल की सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर से ज्यादा है तो बिना क्वेश्चन किए आपको क्रेडिट दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके मोटर व्हीकल कैपेसिटी अप टू 13 पैसेंजर की है या फिर उससे कम है तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप मोटर व्हीकल को स्पेसिफाइड पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हो। अगर आप मोटर व्हीकल को स्पेसिफाइड पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हो तो आपको क्रेडिट दे दिया जाएगा, और अगर आप मोटर व्हीकल को स्पेसिफाइड पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपका क्रेडिट ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है आपके पास वेसल और एयरक्राफ्ट। अगर आपने वेसल खरीदा है और एयरक्राफ्ट खरीदा है और आप इसे स्पेसिफाइड पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हो तो इसका क्रेडिट आपको दे दिया जाएगा, और अगर आप वेसल और एयरक्राफ्ट को स्पेसिफाइड पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करते हो तो इसका क्रेडिट आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, यानी कि इसका क्रेडिट क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर इस मोटर व्हीकल में स्पेसिफाइड पर्पस और इस वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में स्पेसिफाइड पर्पस से आपका क्या मतलब है। स्पेसिफाइड पर्पस से हमारा मतलब है कि अगर आपने मोटर व्हीकल, वेसल या फिर एयरक्राफ्ट खरीदा है आगे बेचने के लिए तो उस केस में आपको क्रेडिट दे दिया जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर से कम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप उसे स्पेसिफाइड पर्पस में इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप इस पे ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं पैसेंजर्स का या फिर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं गुड्स का तो उस केस में आपको क्रेडिट दे दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए आप ओला के ओनर हैं या फिर आप ओला के ड्राइवर हैं और आपने कार खरीदी है और उस कार पे आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहे हैं तो उस कार का आपको क्रेडिट दे दिया जाएगा। सिमिलरली अगर आपने ट्रक खरीदा है जिसपे आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो उस केस में भी आपको क्रेडिट दे दिया जाएगा। इसके बाद आप अपने मोटर व्हीकल को, वेसल को या फिर एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करते हैं ट्रेनिंग इंपार्ट करने के लिए। मतलब मोटर व्हीकल में आपका ड्राइविंग स्कूल चलता है जहां पे आप ड्राइविंग करना सिखाते हैं,
शिप के लिए आप शिप का नेविगेशन सिखाते हैं, और एयरक्राफ्ट के लिए आपका एक फ्लाइंग स्कूल चलता है जहां पे आप एयरक्राफ्ट उड़ाना सिखाते हैं। तो अगर आप ट्रेनिंग इंपार्ट कर रहे हैं मोटर व्हीकल के ड्राइविंग की, शिप के नेविगेटिंग की और एयरक्राफ्ट के फ्लाइंग की, तो उस केस में आपको क्रेडिट मिल जाएगा। दोनों को एक बार सम करता हूं आपके लिए। सबसे पहले मोटर व्हीकल के केस में आपको चेक करना है सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 पैसेंजर है कि मोर देन 13 पैसेंजर है। अगर सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 13 पैसेंजर है तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। अगर अप टू 13 पैसेंजर है तो आपको पता करना है कि आप उसे स्पेसिफाइड पर्पस में इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। स्पेसिफाइड पर्पस में इस्तेमाल कर रहे हो, क्रेडिट दे दिया जाएगा। स्पेसिफाइड पर्पस में इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो क्रेडिट आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा। वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में अगर आप उसे स्पेसिफाइड पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो क्रेडिट दे दिया जाएगा, अदरवाइज आपका क्रेडिट ब्लॉक कर दिया जाएगा। स्पेसिफाइड पर्पस में क्या क्या आता है? स्पेसिफाइड पर्पस में आता है कि अगर आपने मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट खरीदा है फर्दर सप्लाई के लिए, क्रेडिट मिल जाएगा। आप इस पर ट्रेनिंग इंपार्ट कर रहे हो, ड्राइविंग की, फ्लाइंग की, नेविगेटिंग की, क्रेडिट मिल जाएगा। इस पे आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो गुड्स और पैसेंजर का, आपको क्रेडिट मिल जाएगा। अगला आता है कि अगर आपने जनरल इंश्योरेंस का सर्विस लिया है, नॉर्मली किसी सर्विस का सर्विस लिया है, या फिर रिपेयर मेंटेनेंस का सर्विस लिया है इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट, तो उस केस में क्या होगा? अगर आपने मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट का इंश्योरेंस करवाया है, सर्विस करवाई है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाया है, और उस मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट को आप स्पेसिफाइड पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हो तो आपको क्रेडिट अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप उसे स्पेसिफाइड पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपसे पूछा जाएगा क्या तुम उसके मैन्युफैक्चरर हो, क्या तुम उसके मैन्युफैक्चरर हो, मतलब तुम मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करते हो, या फिर तुम खुद सर्विस प्रोवाइडर हो, किसके? जनरल इंश्योरेंस के, सर्विसिंग के, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर तुम पूरी कर दोगे तो तुम्हें क्रेडिट दे दिया जाएगा, अदरवाइज तुम्हारा क्रेडिट क्या कर दिया जाएगा? ब्लॉक कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मोटर व्हीकल खरीदा और मैं उस मोटर व्हीकल को स्पेसिफाइड पर्पज में इस्तेमाल नहीं करता हूं और मैंने उसका इंश्योरेंस करवाया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाया है, तो मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं मोटर व्हीकल का, शिप का, एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरर हूं और मैंने इनका इंश्योरेंस करवाया है तो मुझे इसका क्रेडिट मिल जाएगा। अब मान लो मैं खुद एक इंश्योरेंस कंपनी हूं, वो मैं आपसे इंश्योरेंस लेता हूं और आगे किसी को इंश्योरेंस की सर्विस देता हूं, आपसे इंश्योरेंस की सर्विस लेता हूं, आगे इंश्योरेंस की सर्विस देता हूं, तो उस केस में मुझे क्रेडिट दे दिया जाएगा, अदरवाइज क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद आता है कुछ स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज। खाना पीना, अगर आप फूड एंड बेवरेज और आउटडोर केटरिंग की सेवा लेते हैं, फूड एंड बेवरेज, आउटडोर केटरिंग की सेवा लेते हैं, सुंदर दिखना, ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाते हैं, हेल्थ सर्विसेज लेते हैं, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, मतलब मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट को लीज पे लेते हैं, रेंट पे लेते हैं, हायर पे लेते हैं, या फिर अपनी सुरक्षा करवाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विस लेते हैं। 8 सेवाएं बताई गई हैं। खाना पीना, फूड एंड बेवरेज, आउटडोर केटरिंग, सुंदर दिखना, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज और कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, घूमना फिरना, लीजिंग, हायरिंग, रेंटिंग ऑफ द मोटर व्हीकल, शिप एंड एयरक्राफ्ट, सुरक्षा करवाना, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपने ये सेवाएं ली हैं आगे सप्लाई करने के लिए, फर्दर सप्लाई के लिए, मतलब आपने ये 8 सेवाएं ली हैं आगे सेवा देने के लिए, तो उस केस में आपको क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए ली हैं तो उस केस में आपका क्रेडिट क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैंने फूड एंड बेवरेज खरीदा है आगे फूड एंड बेवरेज सप्लाई करने के लिए, तो मुझे क्रेडिट मिलेगा। लेकिन अगर मैंने फूड एंड बेवरेज को प्रोक्योर किया है सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो मुझे इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। मैंने हेल्थ सर्विसेज ली है आगे हेल्थ सर्विस देने के लिए, मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन अगर मैंने हेल्थ की सर्विस ली है अपने लिए, मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। मैंने लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस ली है आगे देने के लिए तो मुझे उसका क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन अगर मैंने लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस ली है खुद के लिए, मुझे इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपने क्लब में मेंबरशिप ली है या फिर फिटनेस सेंटर की मेंबरशिप ली है तो आपको इसका क्रेडिट कभी भी नहीं मिलेगा। अगर आप एम्प्लॉय को ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंड कर रहे हो, एम्प्लॉय को ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंड कर रहे हो, ऐसा करने के लिए आपको गवर्नमेंट ने कहा है, गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है, लॉ बना दिया है कि आपको एम्प्लॉय को ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो उस केस में आपको क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, क्लब मेंबरशिप और फिटनेस सेंटर का क्रेडिट आपको कभी भी नहीं मिलता है, लेकिन ट्रैवल बेनिफिट आपने जो एक्सटेंड करे हैं एम्प्लॉय को, अगर वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्लिगेटरी थे तो उस केस में आपको क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपने इनपुट में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली है, आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपने इनपुट में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली है, तो
उस केस में आपको क्रेडिट मिलेगा। लेकिन अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस अपने पर्पस के लिए ली है और आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करवाया है वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, तो आपको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपने प्लांट एंड मशीनरी का कंस्ट्रक्शन करवाया है वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, इसका क्रेडिट मिल जाएगा। आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर की सेवा को अपने पीएल अकाउंट में डेबिट किया हुआ है, तो आपको इसका क्रेडिट मिल जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस ली है आगे वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस देने के लिए, तो उस केस में आपको क्रेडिट मिलेगा, बिना क्वेश्चन के मिलेगा। लेकिन अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस अपने पर्पस के लिए ली है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या तुमने कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करवाया, तुम कहोगे हां, तो तुम्हें क्रेडिट नहीं मिलेगा। तुमसे पूछा जाएगा तुमने प्लांट एंड मशीनरी बनवाया, तुम कहोगे हां, तो तुम्हें क्रेडिट मिल जाएगा। तुमसे पूछा जाएगा क्या तुमने वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर के पैसे को कैपिटलाइज किया है कि पीएल में डेबिट किया है, तुम कहते हो कैपिटलाइज किया है, तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तुम कहते हो कि हमने इसको पीएल में डेबिट किया है, इसका क्रेडिट तुमको दे दिया जाएगा। अगर तुम गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर करते हो कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, मतलब तुम इमूवेबल प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू नहीं बनवा रहे हो, खुद बनवा रहे हो, तो अगर तुमने गुड्स और सर्विसेज को प्रोक्योर किया है कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी का, इसका क्रेडिट ब्लॉक है। और अगर तुमने गुड्स और सर्विस प्रोक्योर करके प्लांट एंड मशीनरी का कंस्ट्रक्शन करवाया है, तो इसका क्रेडिट तुमको अलाउ कर दिया जाएगा। अगर तुमने इनवर्ड सप्लाई रिसीव करी है एज अ एनआरटीपी, तुम एनआरटीपी हो, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, और तुमने इनवर्ड सप्लाई रिसीव करी है इंडिया में आने के बाद, उसका क्रेडिट तुमको नहीं मिलेगा। लेकिन एज अ एनआरटीपी जो तुम गुड्स इंपोर्ट करके लेकर आए हो इंडिया के बाहर से, उनका तुम्हें क्रेडिट मिल जाएगा। फिर से, जो एनआरटीपी होता है वो इंडिया में आता है एक लिमिटेड पर्पस के लिए, अपने गुड्स और सर्विसेज को बेचने के लिए। तो अगर वो इंपोर्ट करके गुड्स एंड सर्विसेज लेकर आया है अपने देश से, उसके ऊपर उसने कस्टम ड्यूटी के अंदर आईजीएसटी पे किया होगा, उसका उसे क्रेडिट मिल जाएगा। और इंडिया आने के बाद जो वो इनवर्ड सप्लाईज लेगा अपने गुड्स और सर्विसेज को बेचने के लिए, उसका उसे क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर आपने गुड्स परचेज करे हैं, सर्विसेज परचेज करे हैं ऐसे व्यक्ति से जिसने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है अंडर सेक्शन 10 या फिर अंडर सेक्शन 10A, तो उस केस में आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर आपके गुड्स चोरी हो गए हैं, स्टोलन हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, रिटर्न ऑफ हो गए हैं, आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर आपने इनवर्ड सप्लाई ली है अपने पर्सनल यूज के लिए, इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने टैक्सेस पे करे हैं अंडर सेक्शन 74, 129 एंड 130, इसका भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। समझ में आई यहां तक मेरी बातें? चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो इसको लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर तो आप लोग करते ही हैं। चलिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे जो लेफ्ट ओवर टॉपिक है आईटीसी का, उसके साथ। बाय बाय।